वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल का नाम क्या है दोस्त मुझे नहीं पता, पर जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा शायद कोई नाम होगा। मैं ये वीडियो क्या बना रहा हूँ शायद ये भी मुझे नहीं पता। तो फिर आप पूछ रहे होंगे कि आप ये वीडियो देख क्यों रहे हैं, ये भी आपको नहीं पता। मैं बता देता हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। चाहे वो एमएमए हो, चाहे वो ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट हो, चाहे दुनिया की कोई और भी चीज़ हो, मेरे साथ अगर आप 5 मिनट बैठेंगे, मुझे 5 मिनट सुनेंगे, तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो जाते-आते 4 गाली देने में भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक? हम आज बात करने वाले हैं यूएफसी 322 की। यूएफसी 322 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि ये यूएफसी 322 जो कागज़ पे दिखाई देता है, ये बहुत ही शानदार कार्ड है। क्या ये एग्ज़ीक्यूट भी वैसे ही होगा? आई डोंट नो यार, मैं इतने साल से एमएमए देख रहा हूँ कि हमेशा जो कार्ड कागज़ पे अच्छा नज़र आता है ना, उस पे एक के बाद एक के बाद एक डिसीजन मिलते हैं। और कभी-कभी बोरिंग कार्ड जो नज़र आ रहा होता है ना, उसमें एक के बाद एक नॉकआउट और आपको टीकेओ दिखाई देते हैं, सबमिशन दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अच्छा कार्ड है या नहीं है, ये साल का सबसे बेहतरीन कार्ड है या नहीं है, ये तो आपको फाइट देख के पता चलेगा, ठीक है? फिलहाल हम उन फाइट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब आप बोलेंगे कि आप क्यों स्पेशल हैं? दोस्त, मैं तो स्पेशल हूँ। और क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हो ना, तो आप भी स्पेशल हो। वैसे इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे जानते हैं, ठीक है ना? तो उनका बहुत-बहुत स्वागत है। वो आपको बताएँगे कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक? अब एक फ़ाइट जिसके बारे में बात करनी है सबसे पहले, वो है बेनिल डेरियस वर्सेस बैनियो सैंटोनी की फ़ाइट। यार, रॉकम सोकम रोबोट आपने देखा है? आपने 2 ऐसे फाइटर्स को फाइट करते देखा है जिनको कोई स्किल नहीं होता है? या फिर आपने कभी 2 लड़कियों को फाइट करते हुए देखा है जो एक-दूसरे के बाल खींचने लगती हैं, चाबने लगती हैं, दुनिया भर की चीज़ें करती हैं, राइट? कैट फाइट्स आर ऑसम। अगर आपने देखा है ना, तो आप ये फाइट भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस फाइट में देयर विल बी नेवर अ डल मोमेंट। चाहे वो बैनवा संदनी हो, चाहे वो बेनिल डेरियूश हो। कई लोग कहते हैं कि ये फाइट जो है बैनवा संदनी के देने की वजह से देखना चाहिए, घंटा देखना चाहिए। मेरे हिसाब से बेनिल डेरियूश जितना शानदार फाइटर है, बैनवा संदनी उसके कहीं करीब भी नहीं आता है। और मैंने आज तक बेनिल डेरियूश की कभी कोई बोरिंग फाइट देखी नहीं। आपने देखी है, हो सकता है आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं, बट दोस्त, मेरा ओपिनियन मेरा है, उसे रहने देते हैं, ठीक है? अब अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें, अजीब सा ना, मैं दूसरे चैनल वाले भी लोग जानते हैं मैं प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करता दोस्त। यहाँ पे इंसान फाइट कर रहे हैं, और क्या है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा तो आप बोलोगे कि ये आदमी चूतिया है। तो अगर इफ़ आई हैव टू गिव यू समथिंग, आई थिंक ये फाइट जो है बेनिल दरियुश ही जीतने वाला है। सिंपल। बेनिल दरियुश पहले जितना स्मार्ट, स्मार्ट तो खैर वो कभी भी नहीं था। बेनिल दरियुश पहले जितना फास्ट नहीं है, बेनिल दरियुश पहले जितना पावर भी नहीं रखता है, बेनिल दरियुश पहले से भी ज़्यादा स्लो हुआ है। और इस सब के बावजूद वो आज भी बैनुआ सैंडनी से बेहतर फाइटर है, ठीक? अगली फाइट जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कार्लोस प्रेटिस वाली फाइट। देखिए, प्रेटिस जो है ना, वो नया उभरता हुआ सितारा है यूएफसी का। यूएफसी ना उस पे ये भरोसा करके बैठी है कि ये लौंडा जितना आगे जाएगा ना, वो उतना फ़ायदेमंद होगा यूएफसी के लिए, क्योंकि वो भी अलग एक्साइटिंग फाइटर है। हारे या जीते, नेवर अ डल मोमेंट। वहीं दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड्स है। मैंने लियोन एडवर्ड्स को प्रीलिम कार्ड से मेन इवेंट तक जाने में 5 साल का समय लेते देखा है। सॉरी, 6 साल का समय लेते देखा है। और 6 महीने में वो मेन इवेंट से लगभग प्रीलिम लेवल पे आ गया। प्रीलिम फाइट नहीं है मुझे पता है, पर मेन इवेंट, मेन कार्ड की पहली फाइट प्रीलिम के बराबर की ही है, समझ। यार, जहाँ तक इस फाइट के बारे में विचार है, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसमें कार्लोस प्राटिस बेहतर हो लियोन एडवर्ड्स से। इकलौती चीज़ जिसमें वो आगे है वो है मेंटली। यार, लियोन ना एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग है, बट लियोन जो है वो चीज़ों को होने देता है। चीज़ों को होने देता है, मैं कैसे बताऊँ आपको? देखिए, लियोन ना, लियोन के साथ दिक्कत इस फाइट में ये है कि ये 3 राउंड की फाइट है। 3 राउंड की फाइट लियोन जैसे फाइटर्स के लिए अच्छी नहीं है, जो ज़िंदगी में बहुत लंबा समय, पिछले 5 साल में लियोन या तो मेन इवेंट है या तो को-मेन इवेंट है, 5 राउंड से कम की फाइट नहीं किया है। तो क्या होता है कि जब गाड़ी लंबा चलती है ना, तो वो चालू होने में टाइम लगता है उसको। वो 3 राउंड के लिए अडॉप्टेबल नहीं होती है। तो लियोन एडवर्ड्स अगर टाइम लेगा ना चालू होने में, तो कार्लोस प्रोटेस जो है फाइट तो ले ही जाएगा, साथ में लियोन की इज्जत भी ले जाएगा। और एक बात जो लियोन से नज़र आती है वो ये कि देखिए, लियोन को ऐसा लगता है कि इस फाइट को अगर वो जीत जाएगा और उसके बाद अगर अगली फाइट को भी जीत जाएगा वो, तो उसके पास टाइटल चांसेस है। दोस्त, टाइटल वाली जो ट्रेन है ना, वो लियोन के स्टेशन से निकल चुकी है। आई एम अफ्रेड टू से दैट, ठीक? मैं फटाफट बातें कर रहा हूँ, दूसरी जगह आपने देखा होगा तो बहुत डिटेल में बात करता हूँ, है ना? उधर तो कोई सक्सेस मिली नहीं, इधर अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सक्सेस मिलती है कि नहीं।
ठीक। अगली बात जो है बो निकल वाली और रोडाल्फो वेरा वाली बाइट है। दोस्त, इस आदमी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसने क्या अचीव किया है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं, अरे एनसीएए चैंपियन है तो ये एनसीएए है क्या? एमएमए है ना? यूएफसी है ना? ये आदमी क्या कर रहा है लियोन एडवर्ड से ऊपर? ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बात बहुत सिंपल सी है, ये फाइट उसको दी गई है ताकि वो वापस आ जाए, पिछली हार से उबर जाए और बाकी आगे चल के स्टार बने। देखिए, यूएफसी जिस किसी को स्टार बनाने की कोशिश करता है ना, वो औंधे मुंह ही गिरता है, राइट? अब ज़बरदस्ती कुछ भी हमारे मुंह में ठूसने की कोशिश करोगे ना, तो हमको उल्टी ही आएगी। और तो और, जिसको तुम ज़बरदस्ती स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे हम नफरत अलग करने लगेंगे। तो ये सारी बातें, तो मेरे ख्याल से, पर देखिए, वैसे तो ये फाइट बोनिकल को ही जीतनी चाहिए, पर रोडाल्फो वेरा दिक्कत कर सकता है। तो एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। आगे अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस। तो मुझे नहीं लगता कि शॉन ब्रेडी को ये फाइट लेनी चाहिए थी। दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। दिस इज़ नॉट अ, ये कोई होशियार आदमी का डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल आदमी का डिसीजन है। अगर शॉन ब्रेडी इनफ वेट करता तो उसको टाइटल शॉट मिलता ही मिलता। आपने माइकल मोरालेस से फाइट कर लिया है। माइकल मोरालेस क्या आपसे बेहतर फाइटर है? नहीं है, कहीं भी बेहतर फाइटर नहीं है, पर माइकल मोरालेस डायनामिक फाइटर है। और पता है डायनामिक फाइटर क्या होता है? डायनामिक फाइटर कभी भी अपने से बेहतर स्किल वाले फाइटर को अपसेट कर सकता है। ठीक है, तो आप रिस्क लेने, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है जो शॉन ब्रेडी कर रहा है, क्योंकि एक बार आपका टाइटल शॉट चले जाएगा ना, तो फिर आने में 2 साल लगेंगे। याद है जब पिछली बार बिलाल मोहम्मद से फाइट हुई थी और आपकी गाड़ी डिरेल हुई थी, तो कितने टाइम लगा वापस से पटरी में आने में? ठीक वैसे ही, अगर यहाँ पे दिक्कत होती है ना, तो भी वापस पटरी में आने में होगा। और तो और, शॉन ब्रेडी का कहना, भाई मैं वेट नहीं करूंगा टाइटल शॉट का, अगली जैसी होगा तो अगली में फाइट करूंगा। इससे आपको पता है 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, राइट? और चैनल वाले भी आपसे खुश होंगे क्योंकि उनको आपके बारे में बोलने को मिलता है। और तो और, यूएफसी आपसे बहुत खुश होगी क्योंकि यूएफसी ऐसे फाइटर्स को बहुत पसंद करती है जो बार बार फाइट लेते हैं, दे आर रेडी टू फाइट एनी बडी एनी टाइम। यूएफसी बहुत खुश होगी। पर इससे पता है आपको तीसरी जो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं मिलेगी, वो है टाइटल। तो अगर चैंपियन कहलाना है ना, तो बी पेशेंट, बी स्मार्ट। पता है आपको फाइटिंग का नियम क्या है? सबसे कम रिस्क की फाइट सबसे ज़्यादा पैसे के लिए किए जाए, दैट्स अ स्मार्ट। सबसे ज़्यादा रिस्क वाली फाइट कम पैसे के लिए किए जाए, दैट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। एनीवेज, इस फाइट के बारे में क्या हमारा मानना है यार? शॉन ब्रेडी को ही ये फाइट जीतनी चाहिए। फिर भी आउटसाइड चांसेस तो रहेगा ही, जैसा कि मैंने कहा कि ये डायनामिक फाइटर है माइकल मोरालेस। ठीक। अगली फाइट जिसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा वो है जॉन्ग वेली वर्सेस वैलेंटीना शेवचेंको। दोस्त, अगर मेरी बीवी अलाउ करे ना, और भगवान की मेरे पे आशीर्वाद हो, मतलब पर्सनली आके भगवान आशीर्वाद दे, तो आई वुड लाइक टू गो ऑन डिनर विद बोथ ऑफ दीज लेडीज। आई एम अ ह्यूज 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 फैन ऑफ दीज टू गर्ल्स। वैलेंटीना शेवचेंको मेरे हिसाब से विमेंस एमएमए की गोट है। विमेंस कॉम्बैट स्पोर्ट की नहीं, बट विमेंस एमएमए की गोट है। नो कंपटीशन। नंबर 2 पे रोंडा राउजी है, नंबर 3 पे अमांडा नूनेज है। मुझे पता है कि यूएफसी की प्रोपेगेंडा मशीन ने आपके दिमाग में ठूस के रखा है कि अमांडा नूनेज गोट है। दोस्त, अमांडा नूनेज उन लोगों के लिए गोट है जो अपने दिमाग नहीं लगाते, जिन्होंने ज़िंदगी देखी है, जिन्होंने उन दोनों की फाइट देखी है। उसे पता है कि असली गोट कौन है, और वो है वैलेंटीना शेवचेंको। ठीक वैसे ही चोंग वेली 115 की गोट है, और कोई नहीं। जोंग वेली ने सब कुछ अचीव कर लिया है 115 में, वैलेंटीना ने सब कुछ अचीव कर लिया है 125 में। होना तो ये चाहिए था कि वैलेंटीना को 135 में जाना चाहिए था और जोंग वेली को 125 में। जोंग वेली तो 125 में आ गई है, क्या वैलेंटीना 135 में जाएगी? ये तो पता चलेगा इस फाइट के बाद। ये एक ऐसी फाइट है जहाँ पे मैं किसी को भी हारते हुए नहीं देखना चाहता। मैं वेली को तो जीतते हुए देखना चाहता हूँ, पर वैलेंटीना को हारते हुए नहीं देखना चाहता। वहीं वैलेंटीना को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, वेली को हारते हुए नहीं देखना चाहता। तो अजीब चूतियापा है। जहाँ तक इस फाइट की बात है दोस्त, मेरे हिसाब से जहाँ मैं पिछली 3 फाइट पे मेरी नज़र गई है, वैलेंटीना का गेम प्लान हमेशा की तरह ये होगा कि शी विल ट्राई टू टेक द फाइट टू द ग्राउंड, और जैसे तैसे ग्राउंड कंट्रोल करके, ग्राउंड एंड पाउंड नहीं भी हो तो ग्राउंड कंट्रोल करके वो कोशिश करेगी कि वो आउट पॉइंट करे। वहीं वेली भी सेम यही कोशिश करे। दोस्त, ये फाइट बोरिंग होने वाली है, ये फाइट आपको स्ट्राइकिंग में नहीं दिखने वाली, जबकि दोनों बहुत शानदार स्ट्राइकर हैं। हाँ, दिक्कत यह है कि वैलेंटीना समय के साथ स्लो हुई है, साफ साफ दिखाई देता है, इसीलिए वो रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। वेली अभी स्लो तो नहीं हुई है, पर वेली के साथ एक दिक्कत है स्ट्राइकिंग में, वो है कि 3 इंच का जो रीच एडवांटेज है ना, वो वैलेंटीना के पास है।
और वैलेंटीना इतनी शानदार फाइटर है ना कि उस 3 इंच का वो परफेक्ट इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्रेडिक्शन क्या है दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप फाइट देखें, फाइट एंजॉय करें। फिर भी गन टू माई हेड, मेरा मानना है कि अभी भी एक ग्रेट फाइट बची है वैलेंटीना शेवचेंको के अंदर, और ये वही वाली फाइट। ठीक, चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट है इस्लाम माखाचेव वर्सेस जैक डेला मेडेलिना। एक तरफ इस्लाम माखाचेव है, जो आदमी हमेशा हबीब से कंपैरिजन होता रहा, हबीब की छाँव में ही रहा। अगर 170 पाउंड का टाइटल जीतता है ना इस्लाम माखाचेव, तो वो हबीब की छाँव से निकल जाएगा। हबीब से कंपैरिजन करना इस्लाम माखाचेव के लिए हमेशा अनफेयर था। इस्लाम माखाचेव कभी भी हबीब के टाइप का फाइटर था ही नहीं। इस्लाम माखाचेव नए ब्रीड के फाइटर्स में से एक था, जो जिनको लगभग लगभग सभी स्किल एक लेवल पे आती हैं। कोई एक डोमिनेंट स्किल पे वो पूरे तरह डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हबीब था, है ना? तो दुनिया अनफेयर थी, बट अगर वो 170 का पाउंड का टाइटल ले लेता है ना, तो दोस्त वो हबीब की छाँव से हमेशा के लिए बाहर निकल। दूसरी तरफ जैक डेला मेडेलिना है। जैक डेला मेडेलिना एक ऐसा आदमी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने कहा था कि वो चैंपियन बनेगा। बहुत ही कम लोगों ने कहा था कि बिलाल से वो जीतेगा। मैंने भी नहीं कहा था भाई। तो वो चैंपियन बन गया है बहुत सारे लोगों की उम्मीदों के खिलाफ। तो उसे इस्लाम माखाचेव को ये हरा के ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस जगह के लायक है। वो सिर्फ वन एंड डन चैंपियन नहीं है, लॉन्ग टर्म चैंपियन बनने लायक है। देखिए, स्ट्रैटेजी की बात है, सिंपल है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। स्ट्राइकिंग इस्लाम की नहीं है बेहतर जेडीएम से। इस्लाम की स्ट्राइकिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है, पर जेडीएम से बेहतर नहीं है। वहीं डिफेंसिव रेसलिंग की जहाँ तक बात है, वो बहुत अच्छी है जेडीएम की, पर इस्लाम के लेवल की नहीं है। अगर फाइट स्ट्राइकिंग में रहेगी तो जेडीएम जीतेगा, रेसलिंग में इस्लाम जीता। अब सवाल उठता है कि क्या जेडीएम का टेक डाउन इस्लाम को रोक पाएगा? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता। अगर गिलबर्ट बंस आपको टेक डाउन कर सकता है तो इस्लाम तो कर ही लेगा। इकलौता एक्स फैक्टर यहाँ पे है क्रैक जोन्स, क्योंकि इस्लाम को टक्कर देने वाले जो फाइटर है ना, वो क्रैक जोन्स के ट्रेनिंग से ही आए हैं। कि एक ही है वोल्गनस की, या क्रैक जोन्स बहुत स्मार्ट आदमी, ही कैन फिगर आउट। वो अगर टेक डाउन रोकना नहीं सिखा पाया ना, वैसे तो वो जुजिसु वाला है तो ये सिखा भी नहीं पाना चाहिए उसको, रेसलिंग का काम है। पर अगर टेक डाउन रोकना नहीं भी सिखा पाया ना, तो वो जेडीएम को इतना तो सिखाई देगा कि कैसे वापस से खड़ा हुआ जाए। और अगर बार बार टेक डाउन आप होते रहें और बार बार आप खड़े होते भी रहें ना, तो जजेस के दिमाग में वो टेक डाउन ही रहेगा और आप फाइट हारेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर जेडीएम को फाइट जीतनी है ना, तो उसे फिनिश करना होगा इस्लाम मगाचेव को पहले 1 या 2 राउंड में, क्योंकि उस तभी उसके पास कार्डियो का एडवांटेज रहेगा और पावर का एडवांटेज रहेगा। जैसे जैसे फाइट दूर जाती जाएगी, वो इस्लाम के पक्ष में जाती जाएगी, है ना? खैर, मेरे हिसाब से कौन जीतेगा तो इस्लाम जीतेगा। जेडीएम पहले जैसा फाइटर नहीं है। मैं गिलबर्ट बंस से वाली फाइट की बात किया, पर उस मुझे पता है कि उससे कहीं बेहतर हो चुका है आज जेडी। वो पहले से कहीं बेहतर फाइटर है आज। पर इन सब के बावजूद भी क्या वो आज के इस्लाम मकाचेव से बेहतर है? नहीं है, नहीं है। और क्या कोई चैनल एमएमए में इससे बेहतर है? नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये था मेरा चैनल, जिसका नाम मैं अभी रखने वाला हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट है। शायद आपका प्यार नहीं मिला तो ये इकलौता ही वीडियो होगा इस चैनल पे। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब किया तो। ठीक है।